नमस्ते स्टूडेंट। तो एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत सितारा कोचिंग क्लासेस तारानगर में। और हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी पर, और जिस पर इससे पहले हम 2 या 3 टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, या ये कहें कि वर्तमान समय में हमारे राजस्थान के जो जिले पुराने समय के अंतर्गत इन्हीं क्षेत्रों को, इन्हीं जिलों को किन किन नामों से जाना जाता था या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें हुआ करती थी, तो उनको हम किन किन नामों से जानते थे, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसको हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मैप का भी उपयोग लेंगे। तो पॉइंट नंबर जैसे इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट आता है, पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट है जांगल प्रदेश। अब इस जांगल प्रदेश, तो इस जांगल प्रदेश का सीधा सीधा संबंध है तो हम कहें तो किससे, तो इसके अंतर्गत हमारा वर्तमान समय का एक तो आता है बीकानेर, एक आता है इसके अंतर्गत नागौर, और कुछ भाग आता है इसके अंतर्गत जोधपुर का। कि जांगल जो प्रदेश है, तो इस जांगल प्रदेश का अगर हम संबंध लें तो संबंध है ये बीकानेर, नागौर, जोधपुर से। अब इस जांगल प्रदेश, तो इस जांगल प्रदेश का अगर हम ये कहें कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, तो ऐसा क्षेत्र विशेष हो जो क्या होगा, जिस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आकाश कैसा होगा, आकाश यहाँ दिखाई देगा बिल्कुल स्वच्छ, आकाश पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखाई देगा, या हम कह सकते हैं बादल रहित आकाश होगा। फिर इसी जांगल प्रदेश की विशेषता, तो इस भाग के अंतर्गत क्या होगा, वनस्पति का अभाव पाया जाएगा, या हम ये कह दें वनस्पति होगी तो यहाँ क्या होगी, कम होगी, वनस्पति का अभाव है। और साथ के अंतर्गत इन क्षेत्रों में क्या होगा, वर्षा है, उस वर्षा की मात्रा में भी क्या मिलेगी, वर्षा की भी यहाँ मिलेगी कमी मिलेगी। फिर इसके अंतर्गत देखें तो इसी के अंतर्गत आता है कि इसी जांगल प्रदेश की और किसी समय के अंतर्गत अगर राजधानी माने तो वो राजधानी थी अहिछत्रपुर, और इसी अहिछत्रपुर को अगर कहा जाए तो यही अहिछत्रपुर है, तो वो है हमारा वर्तमान समय का नागौर। तो हमारा ये महत्वपूर्ण कि पॉइंट नंबर फर्स्ट राजस्थान भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नामों के बारे में, तो 1 नंबर पर हमारा आता है जांगल प्रदेश। जांगल के अंतर्गत राजस्थान के आने वाले जिले तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर। जांगल प्रदेश का अपने आप में शाब्दिक अगर अर्थ लिया जाए तो अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र विशेष वहाँ जहाँ आकाश बिल्कुल साफ हो, आकाश स्वच्छ हो, बादल रहित हो। अब इसके अंतर्गत वनस्पति का अभाव है, वर्षा की मात्रा है उसमें कमी मिलेगी। यहाँ इसकी यानी जांगल प्रदेश की अगर राजधानी, तो वो राजधानी थी अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर है तो वो है हमारा वर्तमान समय का नागौर क्षेत्र। पॉइंट नंबर दूसरा आता है स्पाद लक्ष्य, कि स्पाद लक्ष्य, स्पाद लक्ष्य की अगर हम बात करें तो स्पाद लक्ष्य का संबंध है तो वो है हमारा नागौर और अजमेर से। कि स्पाद लक्ष्य की अगर बात की जाए तो स्पाद लक्ष्य का संबंध है तो वो है हमारा नागौर और अजमेर से। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा का अगर संबंध है तो मेरवाड़ा है हमारा अजमेर और राजसमंद, इनके मध्य का भाग है, तो इस मध्यवर्ती भाग को कहा जाता है तो वो कहलाता है हमारा मेरवाड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है मारवाड़ प्रदेश, मरु प्रदेश, या इसे ही कहा जाता है धानव प्रदेश।
मारवाड़ कह दो, मरु प्रदेश कह दो, धानव प्रदेश कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम सम्मिलित करें तो इसमें आता है, एक तो आता है जैसलमेर, एक आता है इसके अंतर्गत बाड़मेर, एक आता है इसके अंतर्गत बीकानेर, एक आता है इसके अंतर्गत जोधपुर। तो इन अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो इनको कहा जाता है मारवाड़, मरु प्रदेश, धानव प्रदेश, जिसके अंतर्गत राजस्थान के आने वाले जिले, तो वो जिले हैं जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और जोधपुर है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ इन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है एक क्षेत्र गुर्जर रत्रा, और ये जो गुर्जर रत्रा है, इस गुर्जर रत्रा का संबंध है तो यहाँ है मंडोर, और मंडोर आते ही आप परिचित हो तो कहाँ, जोधपुर, या ये कहा जाए जोधपुर या फिर जोधपुर का दक्षिणी भाग। तो जोधपुर, उस जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग, या हम कहें मंडोर जो क्षेत्र विशेष है, इस मंडोर क्षेत्र को हम कहें तो वो कहलाता है गुर्जर रत्रा। फिर बात आती है तो यहाँ इनके अंतर्गत एक क्षेत्र आता है गोड़वाड़, गोड़वाड़ क्षेत्र। अब इस गोड़वाड़ के अंतर्गत है तो इसमें आता है बाड़मेर, जालोर और मूल रूप से पाली। तो इन जिलों को, इन भागों को कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र विशेष है ये आते हैं किसके अंतर्गत, गोड़वाड़ में। तो हमारे टॉपिक के अंतर्गत, स्टार्ट के अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, राजस्थान के क्षेत्र विशेषों के प्राचीन नाम, जांगल प्रदेश, वर्तमान समय में बीकानेर, नागौर और कुछ भाग जोधपुर का। जांगल प्रदेश का अगर यहाँ शाब्दिक अर्थ लिया जाता है तो ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ आकाश साफ हो, स्वच्छ हो, बादल रहित हो। इसी जांगल प्रदेश में वनस्पति का अभाव है, वर्षा की मात्रा में कमी मिलेगी। यहाँ इस जांगल प्रदेश की राजधानी थी तो वो राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, और अहिच्छत्रपुर है तो वो है हमारा वर्तमान समय का नागौर। फिर अगर हम बात करें स्पादलक्ष्य, तो स्पादलक्ष्य है हमारा वर्तमान समय का नागौर और अजमेर। फिर नाम आता है मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा का संबंध है अजमेर और राजसमंद से। फिर आता है मारवाड़, या इसे कहा जाता है मरु प्रदेश, या इसे कहा जाता है धानव प्रदेश। यहाँ ये संबंधित है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर से। फिर आता है यहाँ पर गुर्जर रत्रा, इसमें दो हो सकते हैं, सीधा सा या अगर मिले आपको जोधपुर तो आप जोधपुर कर सकते हो, या फिर इसमें आप कह सकते हो जोधपुर का दक्षिणी भाग, या इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं मंडोर क्षेत्र को। फिर आता है गोड़वाड़, तो गोड़वाड़ के अंतर्गत हो गया राजस्थान का बाड़मेर, जालोर और पाली जिले। उन जिलों का जो क्षेत्र विशेष है उनको हम कहें तो वो कहलाएंगे आपके गोड़वाड़। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये जो शब्द हैं या ये प्राचीन समय के जो नाम थे, इनके अंतर्गत वर्तमान समय में हमारे कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र विशेष आते हैं, उनको हमें पहचानना होता है। या इनके अंतर्गत वर्तमान में उस समय के हिसाब से इनकी कोई अगर विशेषताएं हैं तो उन विशेषताओं को भी हम बीच बीच में चर्चा के अंतर्गत लेते रहेंगे। अब इसी को हम करते हैं कंटिन्यू। एक नाम आता है योध्य। इस योध्य का वर्तमान में संबंध है तो राजस्थान का उत्तरी भाग, यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले, या इन्हीं को आप दोनों को आप पहचानते हो तो किस नाम से, नाली के नाम से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी का अपवाह तंत्र, तो उस घग्गर नदी की वजह से भी कहीं ना कहीं हम इसे वर्तमान में हम मानते हैं तो नाली। तो योध्य क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, और ये क्षेत्र शेष हमारा वर्तमान में नाली। इसके बाद फिर आता है हमारा शेखावाटी, भली भांति परिचित हैं।
इसके अंतर्गत आने वाले जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर, कि चूरू, झुंझुनू और सीकर। अब इससे संबंधित तथ्य, इस शेखावाटी क्षेत्र विशेष की स्थापना की बात की जाए या इसके नामकरण की बात ली जाए तो ध्यान रखना, एक शासक हम कहें तो एक थे शेखा कछवाहा, यानी इनका संबंध था तो कहाँ से, आमेर से, यानी आमेर में कछुआ वंश, उस कछुआ वंश से और ये अलग होकर और इन्होंने क्या किया, शेखा कछुआ ने और इस शेखावाटी क्षेत्र को बसाया। तो इसी के नाम पर हम, इन्हीं के नाम पर, शेखा कछुआ के नाम पर इसी क्षेत्र को हम कहते हैं, तो यही कहलाता है हमारा शेखावाटी। तो शेखा कछुआ मूल रूप से आमेर कछुआ वंश इससे संबंधित, और इन्होंने क्या किया, आमेर कछुआ वंश से अलग होकर और इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र को बसाया। तो इनके नाम पर, शेखा कछुआ के नाम पर ही इस क्षेत्र को जाना जाता है, शेखावाटी। फिर एक नाम आता है तोरावाटी। अब ये तोरावाटी है तो इस तोरावाटी का भी संबंध है, तो हमें पता है इस शेखावाटी क्षेत्र से, किंतु यहाँ शेखावाटी पूरा क्षेत्र नहीं होकर इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आप मुख्य रूप से शामिल करते हो सीकर और झुंझुनू जिलों को। क्यों? क्योंकि यहाँ इस शेखावाटी का अगर संबंध है तो शेखावाटी के संबंध की बात की जाए तो इसका संबंध है यहाँ किससे, कांतली नदी, और इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या हम कहें इस कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को यहाँ कहा जाता है तोरावाटी। और इसमें एक और विशेष बात है, यहाँ तंवर क्षत्रियों, यहाँ तंवर क्षत्रियों के शासन के कारण भी, शासन के कारण भी इस क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कि अपने तोरावाटी है तो ये सीकर और झुंझुनू से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा शेखावाटी नहीं, यानी इसके अंतर्गत चूरू को शामिल नहीं किया जाए, इसके अंतर्गत केवल सीकर और झुंझुनू को शामिल किया जाए। और इसमें भी क्या है, कांतली नदी है, उस कांतली नदी के बहाव की वजह से और इस क्षेत्र को हम कहते हैं तो वो कहलाता है तोरावाटी। और इसमें दूसरा और तथ्य है तो वो है हमारा तंवर क्षत्रियों के कारण, शासन के कारण भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये भी कहलाता है तोरावाटी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनंत गोचर, या हम ये कहें अनंत प्रदेश, एक नाम है अनंत गोचर या अनंत प्रदेश। अब इस अनंत गोचर या इस अनंत प्रदेश का संबंध है तो ये संबंधित है किससे, सांबर झील कहते हैं या सांबर क्षेत्र कह दें। इस सांबर झील, सांबर क्षेत्र से लेकर और सीकर के मध्य का जो भाग है, उस मध्यवर्ती भाग को सीकर, उस सीकर तक के मध्य का जो भाग है उस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये कहलाता है अनंत गोचर या अनंत प्रदेश। यानी सांबर झील से लेकर और सीकर जिले के मध्य तक का जो भाग है, उस बीच के भाग को उसे कहा जाता है, वो कहलाता है अनंत गोचर या अनंत प्रदेश। फिर बात की जाए, एक शब्द आता है रूमा। रूमा, यहाँ रूमा का संबंध है तो रूमा का संबंध है सांबर झील, या हम ये कहें सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। सांबर झील और सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है चारों ओर का, उस चारों ओर के क्षेत्र को उसे कहा जाता है, वो कहलाता है रूमा। तो एक बार दोबारा कि यहाँ हमारे भौगोलिक परिदृश्यों के अंतर्गत योध्य का संबंध वर्तमान में हमारा श्री गंगानगर हनुमानगढ़, और यहाँ हम कह रहे हैं तो नाली, और नाली के लिए हमने कहा था तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को राजस्थान में इन जिलों में हम कहते हैं नाली। दूसरी हमने बात की थी शेखावाटी, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर हैं। यहाँ इस शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना, उस स्थापना में सबसे बड़ा योगदान तो आमेर
उस आमेर में कछवा वंश, और उस कछवा वंश में एक कछवा में एक शेखा कछवा, जिन्होंने इस आमेर या इस कछवा वंश से अलग होकर और इस शेखावाटी क्षेत्र को बसाया, इसकी स्थापना की। फिर आता है तोरावाटी, तो ये है सीकर और झुंझुनू क्षेत्र। इसके अंतर्गत कांतली नदी, जिसको एक शब्द और भी कहा जाता है काटली, तो इस कांतली नदी के बहाव क्षेत्र की वजह से इसे कहा जाता है यहाँ तोरावाटी। उसमें भी आता है यहाँ तंवर क्षत्रियों, उन तंवर क्षत्रियों के शासन के कारण भी इस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। अनंत गोचर या अनंत प्रदेश, ये थोड़ा सा कुछ अलग है। तो यहाँ सांबर झील से लेकर और सीकर के मध्य तक का भाग है, यानी सांबर झील से लेकर और सीकर के मध्य तक का जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र को कहा जाता है, वो कहलाता है अनंत गोचर या अनंत प्रदेश। फिर रूमा, तो इसके अंतर्गत अकेला आता है सांभर प्रदेश, सांबर झील, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस आसपास के क्षेत्र को कहा जाए तो वो क्षेत्र कहलाता है रूमा। तो अभी हमारे वर्तमान में जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लगभग ये 11 भौगोलिक परिदृश्य या भौगोलिक प्रदेश। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू इसी में। नेक्स्ट आता है हमारा मत्स्य प्रदेश, और जिससे आप परिचित हो, इसमें हमारा राजस्थान का अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले कि मत्स्य क्षेत्र है। तो उस मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का हमारा ये पूर्वी भाग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब इसी मत्स्य क्षेत्र की उस समय के अंतर्गत राजधानी की बात की जाए तो उस समय के अंतर्गत इसकी राजधानी थी तो वो थी विराट नगर, या हम ये कह दें कि हमारे वर्तमान में जयपुर, उस जयपुर को कहा जाए तो हमारा ये विराट नगर। तो मत्स्य जनपद 1 नंबर। उसके बाद इसी क्षेत्रों के अंतर्गत अगर हम देखें तो नेक्स्ट नाम आता है एक राठ, या इसे कहा जाता है अहिरवाट। राठ कह दें या फिर कह दें अहिरवाट। अब ये राठ या अहिरवाट है तो इसका संबंध है अकेला अलवर जिला। राठ या अहिरवाट का संबंध है तो अकेला अलवर जिला, या हम कहें हरियाणा के सीमावर्ती भाग क्षेत्र को कहा जाए तो हमारा वो है यहाँ राठ या अहिरवाट। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट सूरसेन। सूरसेन की बात हो तो इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले के सूरसेन है। तो उस सूरसेन के अंतर्गत राजस्थान का भरतपुर, करौली और धौलपुर जिले हैं, उन जिलों को यहाँ शामिल किया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ राजस्थान के अंतर्गत फिर एक क्षेत्र विशेष आता है जिसे हम कहते हैं मेवात। मेवात, अब ये मेवात है, ये भी है राजस्थान का और हरियाणा के साथ सीमावर्ती भाग अलवर और भरतपुर जिले। अलवर और भरतपुर जिले जो हरियाणा की सीमा बनाते हैं, या हम ये कहें कि वर्तमान समय में हरियाणा का एक मेवात क्षेत्र, मेवात जिला, वो भी है हरियाणा की और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। अब इस मेवात क्षेत्र की विशेषता है, इसके अंतर्गत क्या था, यहाँ एक मेव जाति, और मूल रूप से क्या थी वो हिंदू धर्म, कि यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत मेव जाति निवास करती थी और वो मूल रूप से क्या थी, हिंदू धर्म से संबंधित थी। बाद में इसी मेव जाति ने क्या कर लिया, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। बाद में इसी मेव जाति ने मुस्लिम धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। तो इसी मेव जाति के नाम पर इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहलाता है मेवात। फिर नेक्स्ट देखें तो यहां हमारा आता है
ढूंढाड़। ढूंढाड़ में अगर आप देखोगे तो इसमें आता है जयपुर और दौसा जिले, और यहाँ माना जाता है, यहाँ पुराने समय के अंतर्गत एक नदी बहती थी ढूंढ नामक, कि यहाँ ढूंढ नामक नदी बहती थी, न कि वर्तमान में बहती है। तो किसी समय के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत ढूंढ नदी प्रवाहित होती थी, उसी नदी की वजह से इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढाड़। तो मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इस समय के अंतर्गत। तो यहाँ इसकी राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान में जयपुर। राठ या अहिरवाट ये हमारा हरियाणा की सीमा के पास का क्षेत्र विशेष, अलवर जिले से। शूरसेन तो इसे कहा जाता है भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के भाग। मेवात की बात की जाए तो राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिला। यहाँ पुराने समय में मेव जाति निवास करती थी, वो मूल रूप से हिंदू धर्म से मान्यता रखती थी, वह फिर उन्होंने क्या किया, बाद में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। ढूंढाड़ की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय का हमारा जयपुर और दौसा क्षेत्र, और यहाँ क्या था, पुराने समय के अंतर्गत ढूंढ नदी प्रवाहित होती थी। तो ये सारी की सारी बातें इन नामों को लेकर। फिर इसी के अंतर्गत और अभी एक नाम आता है सपाड़ क्षेत्र। सपाड़ क्षेत्र, अब इस सपाड़ का संबंध है तो एक तो है सवाई माधोपुर जिला और एक है करौली जिला, और इन दोनों की अगर आप देखो तो इनकी सीमा है एमपी के साथ। कि सपाड़ है तो उस सपाड़ का अगर अर्थ संबंध लिया जाए तो वर्तमान में सवाई माधोपुर और करौली जिले, और जिनकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, उस सीमावर्ती भाग को उसको कहा जाता है, वो कहलाता है सपाड़। तो एक सपाड़। दूसरा यहाँ फिर इसके अंतर्गत, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है बरड़, और बरड़ का अगर संबंध है तो अगर वहाँ आप देखें तो इसके अंतर्गत हमारे पास सीधा सीधा जिला आता है बूंदी। इसमें आप खुद सीधा सीधा बूंदी जिला जो कर सकते हो वो हो सकता है, किंतु इस बूंदी जिले का क्या है, पश्चिमी पथरीला भाग। कि बरड़ है तो उस बरड़ का संबंध है बूंदी जिले से, और इस बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला जो भाग है, उस पश्चिमी पथरीले भाग को उसको कहा जाता है, वो कहलाता है बरड़। फिर नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो एक शब्द आता है यहां पर उत्तमाद्री। एक शब्द आता है यहां पर उत्तमाद्री। इस उत्तमाद्री का संबंध है तो वो संबंध है किससे, बिजोलिया से, और बिजोलिया आते ही आपको पता है जिला आ जाता है भीलवाड़ा। कि यहाँ पर एक उत्तमाद्री शब्द है तो इस उत्तमाद्री शब्द का संबंध है तो बिजोलिया से, और बिजोलिया अगर आता है तो वो जिला है भीलवाड़ा। फिर आता है एक शब्द ऊपर माल। क्या, ऊपर माल। अब इस ऊपर माल के अंतर्गत क्या होगा, बिजोलिया कहाँ का, भीलवाड़ा का। और एक स्थान आता है भैंस रोड गढ़, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। तो ये जो भीलवाड़ा का बिजोलिया है और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है, इनके दोनों के बीच का जो भाग है, उस बीच के भाग को कहा जाता है, वो कहलाता है ऊपर माल। एक नाम आता है खेराड़। इस खेराड़ का संबंध है तो है जहाजपुर
और जहाजपुर पड़ता है भाई भीलवाड़ा में, और 7 के अंतर्गत यहाँ एक शब्द आता है मालपुरा, और मालपुरा है ये है कहाँ, टोंक के अंतर्गत। तो यहाँ जहाजपुर भीलवाड़ा और मालपुरा टोंक इनके बीच के भाग है, तो इस बीच के भाग को कहा जाता है, वो कहलाता है खेराड़, और इन दोनों के बीच के भाग को आप कह सकते हो तो वो कहलाता है माल खेराड़। तो यहाँ पर ये, इसके बाद अगर देखा जाए तो हाड़ौती सीधा सा है, परिचित हो, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये कुछ जिले, इन जिलों के अंतर्गत इनको हम कहें तो ये हमारे आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। तो एक बार इनको देख लो भाई, यहाँ एक था सपाड़, सपाड़ का संबंध है तो सवाई माधोपुर और करौली जिले, और इन दोनों जिलों का एमपी के साथ लगने वाली सीमा है, उस सीमावर्ती क्षेत्र को कहा जाता है, वो कहलाता है सपाड़। एक आता है बरड़, जिला तो बूंदी है, किंतु इसमें भी अगर हो तो इस बूंदी जिले का पश्चिमी जो पथरीला भाग है, उस पश्चिमी पथरीले भाग को कहा जाता है बरड़। उत्तमाद्री भीलवाड़ा के अंतर्गत बिजोलिया क्षेत्र, ऊपरमाल भीलवाड़ा में बिजोलिया, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भैंसरोडगढ़, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ऊपरमाल। खेराड़ की बात हो तो जहाजपुर कहाँ, भीलवाड़ा के अंतर्गत, और एक साइड के अंतर्गत मालपुरा टोंक के अंतर्गत, इनके बीच के भाग को कहा जाता है तो वो कहलाता है खेराड़। फिर आता है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ। इसके बाद फिर कंटिन्यू इसी के अंतर्गत और परिचित हो भाई, कांठल, कांठल की गंगा, माही नदी। तो यहाँ क्या आता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और इसमें भी मुख्य रूप से क्या आता है, प्रतापगढ़ आता है। इसमें भी मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जिला, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले की सीमा है। उस सीमा के सहारे सारे जैसे जैसे माही नदी बहती है तो उस सीमावर्ती भाग को कहा जाता है कांठल, या उसे हम कहते हैं कांठल की गंगा। तो यहाँ पर कांठल। फिर आता है छप्पन का मैदान या छप्पन का बेसिन, और छप्पन मैदान, छप्पन बेसिन की बात हो तो यहाँ ये भी बनता है कहाँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले, जहां माही नदी ही क्या करती है, छप्पन के मैदान, छप्पन बेसिन का निर्माण करती है। तो यहाँ पर छप्पन का मैदान, और अगर हम ये कहें छप्पन की पहाड़ियाँ, तो आप पढ़ते हो छप्पन की पहाड़ियाँ, तो वो है आपकी कहाँ पर, बाड़मेर के अंतर्गत। कि छप्पन का मैदान है, छप्पन बेसिन है, तब तो आप बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कहते हो, और छप्पन की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो वो पहाड़ियाँ आपकी आती है बाड़मेर में। उसके बाद फिर देखें तो एक स्थान विशेष आता है जिसे कहा जाता है वागड़, और इस वागड़ के अंतर्गत आता है तो यहां आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कि राजस्थान का जो ये दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर जो जिले हैं, उन जिलों को कहा जाता है वागड़। अब इसको वागड़ कहा जाता है, इसकी वजह तो यहाँ क्या होता है, एक बागड़ी भाषा, बागड़ी भाषा का मतलब है राजस्थानी और प्लस के अंतर्गत गुजराती, राजस्थानी और प्लस के अंतर्गत गुजराती, दोनों भाषाओं का जो मिश्रण है, उस मिश्रण की वजह से इस क्षेत्र विशेष को हम कहते हैं वागड़। फिर इसी क्षेत्र को इसे ही कहा जाता है पुष्प,
क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे, फूल, लताएं, उनकी वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है पुष्प क्षेत्र। इसी क्षेत्र को कहा जाता है व्याघ्र घाट। यहाँ जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, उनकी वजह से इसे कहा जाता है व्याघ्र घाट। इसे कहा जाता है कुमारिका, बांगुरी खंड। इसी क्षेत्र को कुमारिका या बांगुरी खंड कहा जाता है। किसकी वजह से? माही नदी के बहाव की वजह से, कि माही नदी जब इस क्षेत्र विशेष में बहती है तो उसी बहाव की वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगुरी खंड। इसी क्षेत्र को कहा जाता है पाताल लोक भी कहा जाता है। इसी क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसे ही कहते हैं लुप्त प्रदेश, या इसे ही कहा जाता है लाट प्रदेश। तो यानी एक ही क्षेत्र विशेष है, उस एक ही क्षेत्र विशेष की अलग अलग विशेषताएं। वागड़ की बात है तो वागड़ का मतलब है राजस्थान का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और अगर आपके सामने ही हो बागड़, तो बागड़ का मतलब है हमारा राजस्थान का ऊपरी क्षेत्र विशेष, जिसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, नागौर, उनके आसपास के भाग हैं, उन भागों को कहा जाता है, वो कहलाते हैं बागड़। वागड़ के अंतर्गत यहाँ क्या है? बागड़ी भाषा, यानी राजस्थानी और गुजराती दोनों का मिश्रण है इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसी क्षेत्र को कहा जाता है पुष्पवी, इसे ही कहा जाता है व्याघ्र घाट, इसे ही कहा जाता है कुमारिका या बागुरी खंड, या इसे कहते हैं पाताल लोक, इसे कहा जाता है लुप्त प्रदेश, इसे ही कहा जाता है लाट प्रदेश भी। फिर बात आती है यहाँ नेक्स्ट की, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत फिर देखो तो यहाँ नाम आता है एक भाकर या भाखर, एक भाकर या भाखर। अब ये क्या है? ये मुख्य रूप से है सिरोही का पूर्वी तीव्र ढालू भाग, कि सिरोही जिले के अंतर्गत पूर्वी भाग में तीव्र ढाल वाला जो भाग है, उस तीव्र ढालू भाग को उसे कहा जाता है भाकर या भाखर। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो एक कांठल, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माही नदी के बहाव क्षेत्र, मूल रूप से इसके अंतर्गत प्रतापगढ़, 56 मैदान बेसिन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंतर्गत, वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बागड़ी, यहाँ भाषा, इसका संबंध राजस्थानी और गुजराती दोनों का मिश्रण। फिर इसी को पुष्प क्षेत्र, व्याघ्र घाट, कुमारिका खंड, बागुरी खंड, इसी को पाताल लोक, अपने लुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश भी कहेंगे। फिर यहीं पर भाकर या भाखर, तो इसके अंतर्गत सिरोही जिले का और पूर्वी जो तीव्र ढाल वाला भाग है, उस तीव्र ढालू भाग को कहा जाता है, वो कहलाता है भाकर या भाखर। फिर नेक्स्ट इसी में हाँ जी, फिर आता है एक शब्द देशहरो। पता है किससे संबंधित है? जिला उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत स्थित यहाँ जरगा और रागा पहाड़ियाँ, और उन जरगा और रागा पहाड़ियों की वजह से यहाँ का जो हरा भरा क्षेत्र विशेष है, उस हरे भरे क्षेत्र विशेष को कहा जाता है देशहरो। फिर आता है यहाँ इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक नाम और आता है मछला मगरा। इसके अंतर्गत इसका संबंध भी है उदयपुर, या हम ये कहें कि उदयपुर के चारों ओर कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों की आकृति है, तो वो आकृति है किसके समान? मछली की समान। तो उस मछली के समान आकृति वाली पहाड़ियां, उन पहाड़ी भागों को कहा जाता है, वो कहलाता है मछला मगरा। फिर आता है गिरवा। इस गिरवा का भी संबंध है उदयपुर से, और यहाँ क्या है?
एक प्रकार से तस्तरी नुमा, यानी कुछ प्लेट के समान जो आकृति होती है उस आकृति को कहा जाता है, वो होती है गिरवा। तो यहाँ उदयपुर के अंतर्गत। फिर आता है गहलोत। इसका भी संबंध है, तो ये भी संबंधित है कहाँ, उदयपुर से। और ये क्या है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र विशेष पर उदयपुर शहर बसा हुआ है उस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहलाता है गहलोत कहते हैं। फिर आता है सीवी। तो इस सीवी का भी संबंध है, तो ये भी है उदयपुर से। किंतु अब इस सीवी के अंतर्गत क्या है, ये क्या है, मूल रूप से और पंजाब की एक जनजाति है। और इस जनजाति ने क्या किया, यहाँ इस पंजाब क्षेत्र से आकर और अपना निवास स्थान इस उदयपुर को, या यहाँ पर आपको एक शब्द और मिल सकता है मध्यमिका, इस स्थान को अपना क्या किया, इन्होंने निवास स्थान बनाया। यानी ये पंजाब स्थान को छोड़ के और ये स्थानांतरित होकर यहाँ आकर निवास करती है, उसी की वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है सीवी। फिर आता है मेवाड़ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम कहें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र विशेष इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसी को, यानी इसी मेवाड़ को ही, और पुराने समय के आधार पर इसे ही कहा जाता था सीवी, कीवी। यहीं पर इसी क्षेत्र के अंतर्गत मेद जाति, उस मेद जाति के निवास की वजह से इस क्षेत्र को जाना जाता था मेदपाट, या इसे ही कहा जाता है प्रागवाट। तो यानी एक ही क्षेत्र, उस एक ही क्षेत्र के अलग अलग नाम। देशहरों, उदयपुर से संबंधित यहाँ स्थित जरगा रागा पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों की वजह से हरा भरा क्षेत्र, उसको कहा जाता है देशहरों। मछला मगरा, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ और उन पहाड़ी भागों को जिसकी आकृति मछली के समान है उन्हें कहा जाता है मछला मगरा। फिर गिरवा, उदयपुर में ही स्थित और तस्तरीनुमा आकार की पहाड़ियाँ, उसकी वजह से इसे कहा जाता है गिरवा। गहलोत, वर्तमान समय में उदयपुर शहर स्थान जिस जगह बसा हुआ है उसे कहा जाता है गहलोत। सीवी, उदयपुर से संबंधित, मूल रूप से पंजाब की एक जनजाति जिसने उदयपुर को या मध्यमिका को अपना निवास स्थान बनाया, वो सीवी। मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जिले इसके अंतर्गत आने वाले। यहाँ इसी को सीवी कीवी भी कहा जाता था। मेद जाति के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट भी कहते हैं, और इसी मेदपाट को ही कहा जाता है प्रागवाट भी कहा जाता है। तो यानी ये कुछ राजस्थान के अंतर्गत भौगोलिक परिदृश्य, या एक प्रकार से कह दें कि वर्तमान के अंतर्गत हमारे राजस्थान के मुख्य जिले, जिनको पुराने समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब ये नहीं कि जी ये इतना ही हो, कि समय के साथ साथ कुछ और भी नए नए तथ्य इनके अंतर्गत ऐड होते जाते हैं। बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, कहीं किसी का को और भी नाम मिले तो वो भी हो सकता है, किंतु बड़े बड़े स्तर पर मुख्य जिनकी ज़्यादातर हम रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, कहीं पूछा जाता है, तो वो सारा का सारा इनके अंतर्गत ही दिखाई देता है। तो ये हमारा एक टॉपिक राजस्थान, उस राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य। अब यही उम्मीद है पिछले हर टॉपिक की तरह जिसको आप देख रहे हो, समझ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझेंगे, समझ में आएगा। तो फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक आपका धन्यवाद।